यामा FZS, भाई ये एक ऐसा नाम है जो कि हर बंदे के मन में आता है जब वो एक 150 सीसी की कम्यूटर मोटरसाइकिल लेना चाहता है, तो ये बाइक का नाम उसके मन में ज़रूर आता है, क्योंकि इसकी जो लेगेसी है वो इतनी लंबे टाइम से चली आ रही है इंडिया में। हमने बाइक कब से देखी है और ये अपनी माइलेज, अपने कंफर्ट, अपने स्पोर्टी और बल्कि लुक्स के लिए हमेशा से जानी जाती है। तो इस एक बाइक का जो ध्यान है वो ज़रूर आता है हमें कि यार अगर हम 150 सीसी की बाइक ले रहे हैं तो एक बार इसको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि एक तो यामा की रिलायबिलिटी इतनी अच्छी होती है, दूसरी बाइक की लेगेसी इतनी शानदार है कि भाई मतलब आहा चुम्मा बाइक है, ठीक है। पर लेकिन क्या 2024 के आज के प्रेजेंट टाइम में जो हमें यामा FZS वर्जन 4 जो ये वाला मॉडल है, इसका टॉपेस्ट मॉडल आता है इस टाइम पे, ठीक है, क्या 2024 में भी हमें वो सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर मिलती है या फिर हमें इससे बेटर ऑप्शंस मिलते हैं? क्योंकि आज के टाइम में 150 सीसी सेगमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं हर ब्रांड से, होंडा, बजाज, फिर आपका सुजुकी वगैरह सारे ब्रांड से आपको देखने को मिलता है। पर लेकिन क्या अभी भी यामा FZS वर्जन 4 जो है वो एक्चुअली अपने नाम को डिफाइन करती है या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इज यामा FZS वर्जन 4 स्टिल वर्थ इट टू बाय इन 2024? तो गाइस सबसे पहले अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो जयपुर में आपको ये ऑन रोड फिलहाल अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त 2024 में आपको 1,61,000 रुपीज़ की ऑन रोड पड़ती है। ये है यामा FZS वर्जन 4 का डिलक्स मॉडल। और अगर आप स्टैंडर्ड वेरिएंट लेने जाएंगे तो आपको हार्डली 500 से 1000 रुपये का ही फर्क पड़ेगा, वो आपको 1,60,000 रुपये की पड़ेगी। ये डिलक्स मॉडल है, आपको 1,61,000 रुपीज़ की पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों अभी भी आपको इसे एज गुड कम्यूटर कंसिडर करना चाहिए 150 सीसी सेगमेंट में। तो इसके अंदर हमें 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है राइड क्वालिटी एंड कंफर्ट। तो भाई राइड क्वालिटी जो है वो यामा की एक तरह से यूएसपी है। जो बंदा एक बार यामा चला लेता है उसके बाद में उसको कोई और जब वो बाइक चलाता है उसको मज़ा नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि जो आपको राइड क्वालिटी जो आपको इसके अंदर मिलती है ना, जो आपको इसके अंदर स्टांस मिलता है सीटिंग का, अगर मान लो इसकी R15 भी है ना जो कि आगे लीन करके भी आप बैठते हो, मगर उसके अंदर भी जो आपको राइड क्वालिटी वो बहुत बेहतरीन मिलती है, क्योंकि इसके जो आपको सस्पेंशन सेटअप मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट इन क्लास आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ऑब्वियस सी बात है। पर इसके अंदर USD ना होने के बावजूद भी इनकी मोटाई इतनी अच्छी है। 41 mm के आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं, जो कि सेगमेंट में इससे मोटे आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेंगे। और USD वगैरह की बात और है, मगर अगर नॉर्मल ऐसे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो इस सेगमेंट में आपको इससे बेस्ट आपकी राइडिंग क्वालिटी आपको किसी और बाइक में नहीं मिलेगी, ठीक है। फ्रंट सस्पेंशन की बात तो हो गई है। रियर सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है। मोनोक्रॉस मोनोशॉक एक ही चीज़ होती है, यामा उसको मोनोक्रॉस बुलाता है, ठीक है। रियर सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बाइक मात खा जाती है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा राइड क्वालिटी, स्टेबिलिटी और राइड क्वालिटी की जैसे हम बात करें तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ होना ज़रूरी है, वरना जो आपका सीट है जिसको हम स्विंग आर्म कहते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे मूवमेंट आती है, उस वजह से आपको उतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिलती, आप सिटी में अच्छे से कॉर्नरिंग नहीं कर पाते, आप कट्स नहीं मार पाते, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। तो वो एक इशू है इस बाइक के साथ में शुरुआत से कि भाई जो इसका रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्टिफ मिलता है, मगर तो इसका आगे का एकदम सॉफ्ट और बाउंसी और एकदम कंफर्टेबल सस्पेंशन प्लस इसका पीछे वाला रियर स्टिफ सस्पेंशन, इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है ना यार, तो इससे जो आपको राइड क्वालिटी मिलती है वो आपको इस सेगमेंट में किसी भी और बाइक में नहीं मिलेगी। अगर मैं 150 सीसी सेगमेंट किया, इसका जो प्राइस रेंज है 1,60,000 के आसपास, उसके अराउंड जितनी भी बाइक्स आती है उसके अंदर सबसे बेस्ट आपको राइड क्वालिटी और स्टेबिलिटी आपको इसी बाइक में मिलेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसके बाद में अगर मैं किसी को कंसिडर करूँगा तो वो होगी FZX, यामा की FZX जो रेट्रो लुक वाला आता है, सेम इंजन आता है उसके अंदर भी, सारी चीज़ें सेम है। अगर आपको उसका रिव्यू देखना है तो उसको आप यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने वो भी बनाया हुआ है। तो उसके बाद में आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि रिलायबिलिटी। भाई यामा एक ऐसा ब्रांड है जो कि जिसकी कि मेन USP ही है कि भाई इसकी बाइक्स आपको बहुत रिलायबल मिलती है, इसका आपको इंजन बहुत रिलायबल मिलता है। अब ये जो इंजन है पर्टिकुलर इसके अंदर 149 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, जो कि आपको 13.3 Nm टॉर्क और 12.2 या 12.3 समथिंग bhp पावर जनरेट करके देता है, ठीक है। अब ये जो इंजन है ये मैंने पहले भी यूज़ किया है, इससे पहले मेरे पास में यामा की FZ थी, इट वाज अ 2010 मॉडल। उस टाइम पे ये पावर फिगर्स डिफरेंट थे इस इंजन के, उस टाइम पे इसके अंदर 153 सीसी का इंजन आता था, एयर कूल्ड था वो भी, और पावर वाज अराउंड 13.6 bhp समथिंग थी, एंड टॉर्क भी ऑलमोस्ट इतना ही था, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ, तो ये इंजन मैंने पहले भी यूज़ कर रखा है। और भाई उस बाइक को हमने 5 से 6 साल रखा था, उसके बाद में हमने उसे सेल आउट कर दिया था क्योंकि यूज़ नहीं था उसका।
तब तक भी भाई 5 से 6 साल में इंजन से रिलेटेड हमें इस बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, कभी भी इसने धोखा नहीं दिया, कभी भी ऐसा नहीं है। भाई आपको पता है बॉम्बे में रहते थे उस टाइम पे, बदलापुर नाम की जगह पे, मूवी देखी होगी अगर आपने तो, बिल्कुल वो एक्चुअल में जगह है बॉम्बे में, जिनको नहीं पता मुंबई के पास में है वो, इट इज़ क्लोजर टू कल्याण, ठीक है, कल्याण करजत रूट के बीच में पड़ती है, खैर नॉट द मेन पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि भाई इतनी अच्छा खासा पानी भर जाता है वहाँ पे, उसके अंदर भी बड़ी एफर्टलेसली वो बाइक निकल जाती थी। मतलब जो रिलायबिलिटी आपको यामा में मिलती है ना, आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि भाई आज तक देखो मेरे पास में यामा की रेज ZR 110cc 2017 मॉडल, हमारा बैटरी का बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है हमारे पास में, उसके ऊपर 300 किलो की बैटरियाँ आगे रख के पीछे रख के सीट के ऊपर झट से वो चढ़ जाती है अपने आराम से, ब्रिज वगैरह पे चढ़ जाती है। कभी भी उसने धोखा नहीं दिया कि भाई इतनी लोडेड गाड़ी और बीच में बंद हो गई या कुछ ऐसा, भाई कभी धोखा नहीं दिया। क्योंकि देखो एक तो सर्विसिंग आपको अच्छी करनी, दूसरी चीज़ अगर मान लो वो स्किप भी कर देते हो तो भाई यामा के जो आपको इंजन वगैरह मिलता है, जो इसको आपकी क्वालिटी और मटेरियल मिलता है, हालांकि जब इसको देखोगे तो काफ़ी फ्लिमजी सा लगता है, मगर क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल मटेरियल है तो जल्दी से टूटेगा भी नहीं, तो ये भी एक चीज़ है। तो माय पॉइंट इज़ कि जो रिलायबिलिटी है, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, जो आपको मटेरियल यूज्ड वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको यामा से बेटर आपको किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगी। यामा के बाद में अगर मैं कोई ब्रांड अगर मैं बोलूँ तो दैट वुड भी कावासाकी, बट कावासाकी बहुत महंगी हो जाती है। अगर हम इसी रेंज में बात करें तो इसके बाद में आपको होंडा और बजाज में वो क्वालिटी मिलेगी, मगर इससे बेटर क्वालिटी आपको किसी भी और ब्रांड में या किसी भी और व्हीकल में नहीं मिलेगी। पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट FZS, तो इसका इंजन जो है बहुत टाइम से चला आ रहा है, काफ़ी रिलायबल है, मैंने पर्सनली भी यूज़ किया और अभी भी मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई है। 1400 किलोमीटर ही चलाई है मैंने गाड़ी, आया ना ज़्यादा नहीं चली है। अभी इसकी सेकंड सर्विस भी आने वाली है, इसको ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं मेरे पास में, तो अभी इसकी सेकंड सर्विस भी आनी है, उसकी वीडियो भी मैं डालूंगा, तो उसको भी आप जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो गाइस रिलायबिलिटी के बाद हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, विच इज़ माइलेज। अब भाई यामा FZS जो है ये शुरुआत से अपने माइलेज के लिए जानी गई है, थोड़ी सी स्पोर्टी बल्कि लुक्स, कंफर्टेबल सीट्स एंड माइलेज ओरिएंटेड बाइक के हिसाब से हमेशा से जानी गई है ये। इसका जो इंजन आता है बेसिकली माइलेज ओरिएंटेड ही है। अब तो इसकी खैर पावर थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है आफ्टर BS6 में, जब ये कन्वर्ट हुई थी BS4 BS6 में, ठीक है, तब इसकी पावर थोड़ी सी कम हो गई थी, मगर उसके पहले भी इसका जो इंजन है ठीक ठाक से पावर आपको मिलती थी, 13 bhp, जैसे कि मैंने आपको ऑलमोस्ट बताया था, 13.3 13.5 bhp समथिंग पावर मिलती थी आपको इसके अंदर, ठीक है। तब भी इसके अंदर आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलता था, तब भी आपको आराम से 50 to 55 का माइलेज निकाल के दे दी थी। आज के टाइम पे भी आपको इस सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर सीसी में 150 से 160 सीसी का इस सेगमेंट को अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको इस बाइक से बेटर माइलेज आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको 55 to 60 kmpl की माइलेज बहुत आराम से मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग। अगर आप बहुत ज़्यादा रफ भी चलाते हैं तो भी आपको 50+ माइलेज आराम से निकाल के दे देगी है। अब जैसी मेरी ड्राइविंग है, बहुत नॉर्मल चलाता हूँ, जैसे एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग आदमी चलाता है ना, अपने आराम से चल रहे हैं, ज़्यादा भगा नहीं रहे बेफालतू में, वो सारी चीज़ें, तो मैंने इसके अंदर अब तक हाईएस्ट 57 का माइलेज निकाला है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है एक 150 सीसी सेगमेंट की बाइक के लिए, ठीक है। और यही चीज़ है यार कि माइलेज के मामले में आपको यामा कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ये बाइक आपको कभी माइलेज के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करेगी, मुझे तो अब तक नहीं किया है इसने, ठीक है। अब तक का लोएस्ट माइलेज मैंने इससे निकाला है 52 kmpl का, वो इसलिए क्योंकि भाई उस दिन जो है रश बहुत ज़्यादा था रोड के ऊपर और मैं काफ़ी लंबा डिस्टेंस में यहाँ से गया था, ऑलमोस्ट आप लगा लो विद्याधर नगर VDN गया था, यहाँ से वो ऑलमोस्ट पड़ता है 20 किलोमीटर के आसपास, नहीं 20 तो नहीं यार, कितना पड़ता है, ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, पर लेकिन हाँ जो इसका वाई कनेक्ट ऐप है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें वो मिल जाती है। एक और चीज़ है कि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, आपकी बाइक उस दिन में कितना चली है आपको टोटल माइलेज निकाल के दे देगा कि अगर 100 किलोमीटर चली है तो इसने आपको कितना माइलेज दिया है। तो मेरे को अब तक लोएस्ट इससे 52 का मिला है, हाईएस्ट अब तक 57 का मिला है, विच इज़ अ गुड रेंज फॉर 150 सीसी के हिसाब से। ये जो माइलेज की रेंज है बहुत अच्छी है, अगर आप रफ भी चलाओगे तो आपको नियर अबाउट 50 आराम से दे देगी है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा हैंडलिंग। भाई हैंडलिंग के मामले में जो है अपनी यामा FZS वर्जन 4 से बेटर बाइक आपको इस मार्केट में कोई भी नहीं मिलेगी, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको इससे बेटर हैंडलिंग की बाइक नहीं मिलेगी। एक तो जो आपको इसका वेट मिलता है विद फुल टैंक, आपको इसका वेट सिर्फ 136 kg मिलता है, तो सुपर लाइट वेट बाइक है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने इसको पहले भी कहा था, सस्पेंशन वाले पॉइंट में, कंफर्ट वाले पॉइंट में, जो इसके आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं, ये इतने अच्छे इतने सॉफ्ट है, और इसका जो रियर सस्पेंशन है इतनी अच्छी स्टेबल रखता है बाइक को कि आपका जो हैंडलिंग है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। अगर आपको कॉर्निंग करनी है वो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं, अगर आपको कट्स मारने ही हैवी ट्रैफिक है वो भी आप इससे बहुत आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है, हालांकि काफ़ी बल्कि लुक आती है, मगर डिसेंट चौड़ाई है, ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है। पॉइंट इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है इसकी, आपको इसके अंदर बिल्कुल भी जैसे होता है ना एकदम सडन जर्क लगता है जब आप एकदम शार्प गड्ढे में घुसते हो तो आपके शोल्डर्स में बड़ा जर्क आता है, तो वो चीज़ भी आपको इसके अंदर नहीं होगी। एक तो इसकी सिटिंग पोजीशन इतनी अच्छी है, क्योंकि सिटिंग पोजीशन अच्छी होती है ना हर बाइक की, तो आपकी हैंडलिंग जो है ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाती है। अब आप इसके अंदर देखोगे, मेरी हाइट है 6 फुट 1 इंचेस, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बैठा हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूँ, अगर
मैं नॉर्मल पोजीशन, अब मैं यूँ करके चलाऊँ तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है, बट मैं ऐसे करके चलाता हूँ इसको नॉर्मल। तो आप देख सकते हो कितनी स्ट्रेट मेरी बैक है इसके अंदर। सिटिंग पोजीशन जो है वो इतनी अच्छी मिलती है हमें इस बाइक के अंदर कि उस मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके अंदर की जो हैंडलिंग है, बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग मैं कहूँगा इसकी। और इसके बाद में ओब्वियसली यामाहा FZX जो कि इसी का ही एक तरह से मान लो कंप्यूटर वर्जन है। तो भाई अब अगर हम अपने फर्स्ट पॉइंट पाए कि वाई शुड नॉट कंसिडर यामाहा FZX वर्जन 4 इन 2024, तो उसका सबसे पहला पॉइंट आएगा कि भाई लेस अमाउंट ऑफ फीचर्स। अब आपको जो फीचर इस सेगमेंट में बाकी बाइक्स ऑफर करती है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। जैसे एक तो इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS नहीं मिलता, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब 1,60,000 रुपये अगर आप इस बाइक पे खर्च कर रहे हो तो एटलीस्ट यामाहा को डुअल चैनल ABS ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि व्हील लॉकिंग हो जाती है। मेरे साथ में अब तक एक बार हुआ है, पर लेकिन इसकी जो हैंडलिंग, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, जो कि मैं स्लिप नहीं हुआ क्योंकि व्हील लॉक हुआ था। एंड फिर मैंने तुरंत से ब्रेक रिलीज़ करके अपना और थ्रॉटल दिया तो मैं बच गया। पर लेकिन कुछ होते हैं जो इतनी जल्दी चीज़ें नहीं कर पाते, जिनको आदत नहीं होती है, तो वो स्लिप हो जाते हैं। हालांकि इसके अंदर वो मुश्किल है, बट फिर भी डुअल चैनल ABS होना चाहिए, ये एक नेसेसिटी है भाई। क्योंकि राजस्थान के रोड आपको पता है जब पानी भर जाता है तो भयंकर तरीके से, एक तो कीचड़ इतनी है, स्लिपरी इतने हो जाते हैं, तो आपको डुअल चैनल ABS चाहिए। ब्रेक लॉकिंग की वजह से स्लिप होकर गिर जाते हैं भाई, बहुत लगती है। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ भाई एटलीस्ट यामाहा इसके अंदर डुअल चैनल ABS दे, जो कि इसके अंदर नहीं आता है फिलहाल एट द टाइम। अगर आपका डीलर आपको कह रहा है कि डुअल चैनल ABS है इसके अंदर, तो उसकी बात मत मानना। मुझे भी यही कहा गया था जब मैं बाइक लेने गया था, बट इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरी अगर मैं चीज़ की बात करूँ तो वो ये है कि भाई आपको इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलाइट नहीं मिलती, आपको इसके अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट मिलती है। मेरे हिसाब से इसके अंदर प्रोजेक्टर आनी चाहिए। 1,60,000 का जो ये बजट सेगमेंट है, इसके अंदर आपको मोस्टली हर बाइक के अंदर प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलता है, पर यहाँ पे आपको नहीं मिलता। इसकी वजह से क्या है, एक तो यार फोकस और ब्राइटनेस थोड़ी सी कमी है इसकी हेडलाइट में, ये मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, फोकस लैग करती है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है लैक ऑफ पावर। अब देखो 150 सीसी में मेरे ख्याल से सबसे कम पावर आपको जो बाइक देती है वो मेरे ख्याल से यही देती है। इसके अंदर आपको 12.3 या 12.2 bhp पावर मिलती है इसके 149 सीसी के इंजन में, जो कि आई नो कम है। हालांकि फील नहीं होती इस बाइक के ऊपर इतनी, मगर अगर आप पावर फिगर्स वैसे देखोगे तो आपको काफ़ी कम मिलते हैं। अब इसकी कंपटीशन में अगर हम बात करें तो जो बजाज की N150 आती है उसके अंदर आपको 14.2 14.3 समथिंग कुछ bhp की पावर मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया पावर है। 150 सीसी के लिए 14 bhp की पावर जनरेट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार कि यामाहा को इसका एटलीस्ट इंजन तो अपडेट करना चाहिए। अब बाकी चीज़ें भले ही मत अपडेट करो, बट एटलीस्ट इट नीड्स अ न्यू इंजन नाउ, क्योंकि माना बहुत टाइम से चल रहा है, रिलायबल है, हम मानते हैं, मगर पर लेकिन यार अब इंजन अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब पावर भी कम हो गई है इसके अंदर। तो इस वजह से वो फन टू राइड अब उतनी फन टू राइड नहीं रही है। ये जो पहले था ना FZ को मज़ा आता था कि भाई कंफर्टेबल भी है, भागती भी बहुत अच्छा है, भागती है नो डाउट, 60 तक आपको बिल्कुल पावर लैग फील नहीं होगा। उसके बाद में फिर 100 पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत देती है, अगर आप हैवी वेट हो मेरी तरह तो ये एक चीज़ है भाई कि लैक ऑफ पावर है इसके अंदर। अभी भी इसके अंदर आपको कोई मेजर ऐसा अपडेट नहीं मिलता है। और थर्ड पॉइंट भी यही है कि भाई इसके अंदर कोई मेजर अपडेट नहीं किया गया है। इसकी थोड़ी स्टाइलिंग आपको वर्जन 3 वाली सेम वही मिलती है। हेडलाइट आपको इसके अंदर वही रिफ्लेक्टर बेस मिलती है, प्रोजेक्टर नहीं हो रहा है। मतलब इसको यार यामाहा अपडेट नहीं कर रहा है इस बाइक को, जो अब 2024 में इसके अंदर अपडेट्स आ जानी चाहिए ना। जैसे थोड़ी सी लुक्स बदल जानी चाहिए, इसकी प्रोजेक्टर हेडलाइट आ जानी चाहिए, डुअल चैनल ABS आ जाना चाहिए, आगे वाला फ्रंट टायर थोड़ा सा वाइड हो जाना चाहिए, 110 सेक्शन का आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको जो होंडा की हॉर्नेट है, हालांकि वो इससे काफ़ी महंगी है, अलग सेगमेंट है वो, बट 110 सेक्शन का अगर इसके अंदर टायर आ जाए तो भाई बहुत प्यारी लुक हो जाएगी इसकी सामने से। वैसे भी बल्कि लगती है, थोड़ी सी और बल्कि लुक हो जाएगी। तो ये एक चीज़ है यार कि मेजर अपडेट्स इसके अंदर यामाहा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वर्जन 3 से वर्जन 4 में कुछ नहीं, इन्होंने बस सामने का फेस चेंज कर दिया। और आपको यहाँ पे R15 जो वर्जन 3 आती थी उसका एक तरह से डिग्रेडेड स्क्रीन आपको दे दी है। इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह भी नहीं देते हैं। तो बस यही छोटे मोटे से अपडेट करें, बाकी कोई ऐसा मेजर अपडेट नहीं मिला यार इस बाइक को, जो कि होना चाहिए। मतलब 1,60,000 रुपये का अगर आप एक प्राइस पे कर रहे हो तो एक कस्टमर को एटलीस्ट ये सारी बेसिक चीज़ें तो मिले। USD सस्पेंशन आना चाहिए भाई इसके अंदर, मेरी मानो तो भाई USD सस्पेंशन अगर आ गया ना इसके अंदर, ये बाइक तहल का मचा देगी। USD सस्पेंशन आ जाए, इंजन इसका थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ी सी पावर इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा नहीं 13.5-14 bhp के आसपास भी अगर हो जाए ना, तो भी भाई काफ़ी अच्छी एक पैकेज बन जाएगा 2024 में लेने में। क्योंकि भाई यंग लोग जो होते हैं, जो मेरे जैसे, हालांकि मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट मोस्टलियों को ये होता है कि यार पावर अच्छी होनी चाहिए, पुल अच्छा होना चाहिए बाइक में, मैं थ्रॉटल खींचूँ और भागे मेरी गाड़ी, तो वो उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर नहीं मिलता है पावर के मामले में। तो ये एक चीज़ है कि भाई आपको ये अपडेट करनी चाहिए। सो अगर हम वो देखें तो पॉइंट्स ज़्यादा हैं कि आपको एक कंसिडर करनी चाहिए, मगर अगर आपको एक पावर ओरिएंटेड बाइक चाहिए, अगर आपको एक
क्विक एक्सेलरेशन वाली बाइक चाहिए तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसकी तरफ ना जाएँ, ठीक है। अगर आपको एक नॉर्मल कम्यूटर चाहिए क्योंकि अगर आपको सिर्फ सिटी में चलानी है, अगर आप कोई ऐसी रफ ड्राइविंग नहीं करते, थोड़ी फास्ट ड्राइविंग नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बाइक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो भाई ये था कंक्लूजन कि आपको 2024 में लेनी चाहिए या नहीं। अगर आपको हैंडलिंग अच्छी चाहिए, कंफर्ट अच्छा चाहिए, अगर आपको रिलायबिलिटी अच्छी चाहिए, ठीक है, उसके बाद में अगर आपको इसका क्या बोलते हैं उसको लुक्स अच्छे चाहिए, आपको बल्की लुक्स चाहिए, ठीक है, आपको कम प्राइस में थोड़े बल्की एग्रेसिव से लुक चाहिए, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि यू गो फॉर इट। मगर अगर आपको पावर ओरिएंटेड चीज़ें चाहिए, अगर आपको डुअल चैनल एबीएस आपके लिए एक मेन प्रायोरिटी है, जो कि मेरे लिए भी थी, क्योंकि मेरे को सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बोला था कि भाई इसके अंदर डुअल चैनल एबीएस है, इसलिए मैंने इसके लिए हाँ भर दी थी। हालांकि मैं खुद एमटी के लिए गया था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको पावर ओरिएंटेड बाइक चाहिए, आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप यामाहा एफजेडएस वर्जन 4 को कंसिडर ही मत करो, क्योंकि फीचर्स के मामले में इसके अंदर आपको काफ़ी कमी मिलती है, और डुअल चैनल एबीएस भी नहीं आता है आपको इसके अंदर, और पावर की तो खैर आपको कमी इसके अंदर मिलती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि मैं कहूँगा कि आपको क्यों नहीं ये कंसिडर करनी चाहिए, बट आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड बाइक, और आपको फैमिली के लिए चाहिए, आपको सीट अच्छी मिलती है, लंबी मिलती है, रियर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है मगर स्टेबिलिटी अच्छी है, कंफर्ट आपको डिसेंट मिलता है, डिसेंट से भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है इस बाइक में। तो मैं आपको कहूँगा कि यू कैन कंसिडर यामाहा एफजेडएस वर्जन 4, ठीक है। तो गाइज़ ये थी अपनी वीडियो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, जो कि यामाहा एफजेडएस वर्जन 4 को लेने का प्लान कर रहे हैं, या फिर ले चुके हैं, या अगर उनको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इसकी मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है। मेरा पूरा चैनल यामाहा एफजेडएस वर्जन 4 से भरा हुआ है, तो आप उनको मेरा चैनल भी शेयर कर सकते हैं। साथ में मुझे कमेंट करके बताना कि आप अगली कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। इसकी अभी मैंने रिसेंटली चार्जर लगाया था, उसकी भी मैंने प्रॉपर वायरिंग वगैरह आपको दिखाई है, वो अगर आपको देखना है तो आप उसको यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड जय महाकाल एवरीबॉडी, बाय बाय।